हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आप विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री, जो कि इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है नीचे, इसे दबा दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का लाख बख्श कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेगास्थनीज है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाहियान भारत आया था गुप्त काल में, जो कि चीनी यात्री था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी.एस. लिबी देव को कहा जाता है। जी.एस. लिबी देव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी भाषा का जानकार नहीं था अलबरूनी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वीं शताब्दी में भारत आया था अलबरूनी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को देश का निवासी था इब्न बतूता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था। मेरे साथ क्वेश्चन को दोहराते चलिए, आपको याद होते जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल की देन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टोडरमल की देन है। इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दहशाला में अकबर का अपना योगदान था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का विवरण इतिहास मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबरनामा में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव से भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने प्राप्त की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, समाजवादी इतिहासकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, W.H. मोरलैंड समाजवादी इतिहासकार हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ आबादी बढ़ी थी 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन
ऐबक ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरगना का शासक था बाबर। भारत आने से पहले फरगना का शासक था बाबर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपना अंतिम जीवन बिताया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया था। इस क्वेश्चन को आप जानते होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दीन ए इलाही संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर से दीन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नींव रखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदराबाद में अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिकंदराबाद में अकबर ने अपना मकबरा बनवाया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने सती प्रथा पर पाबंद लगाया था, यानी कि प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जाजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने जाजिया कर समाप्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1573 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने शुरुआत की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर का संरक्षक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन बी, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवयित्री थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां आरा थी जो कि कवयित्री थी, यानी कि कविता भी लिखती थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है,
तुजुके बावरी को फारसी में किसने अनुवाद किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम ने तुजुके बावरी को फारसी में अनुवाद किया था, यानी कि ट्रांसलेट किया था फारसी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादरी सिलसिले से था राजकुमार दारा का संबंध। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल संकृतियन को कहा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल संकृतियन को कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर बादशाह नामा होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो बादशाह नामा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंटिक के काल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमू को पराजित किया था अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने अपनी यादें तुजुके बावरी किस भाषा में लिखे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में लिखे थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर ने तुजुके बावरी तुर्की भाषा में लिखे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबरनामा नाम है। ऑप्शन ए, बाबरनामा नाम है बाबर के आत्मकथा का नाम। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्यापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा हुआ था सत्यापत्य कला का विकास। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि पहला युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था। और ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जाजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्मियों से लिया जाता था जाजिया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 2.5 दिनों का झोपड़ा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मस्जिद था 2.5 दिनों का झोपड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? इस क्वेश्चन को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेश दास बीरबल का असली नाम था। महेश दास बीरबल का असली नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन ए बाबर एक महान कवि भी था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर एक महान कवि भी था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, खानवा का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 लाख संख्या थी मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने किया था अबुल फजल का कत्ल। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाजिया कर मुसलमानों से लिया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पित्रादुरा शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंदरूनी काम। पित्रादुरा शब्द का अर्थ है अंदरूनी काम। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हुमायूं का भाई कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कामरान अस्करी और हिंदाल, ये सभी हुमायूं का भाई था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, तुजुके बाबरी किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबरी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमुक्ता माल्यदा। अमुक्ता माल्यदा कृष्णदेव राय की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गौपुरम का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौपुरम का संबंध मंदिरों से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायचूर और दोआब के बीच को लेकर के बहमनी और विजयनगर के बीच युद्ध होते रहता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलो कोंटी था सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में इसे पुरातत्व घोषित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदर थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी विदर थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तालीकोटा अथवा राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में तालीकोटा और राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन के जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रायसेन के जिले में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विदेशी यात्रा के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलो कोंटी के यात्रा वृत्तांत को देख करके परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महानवी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमिंगोस
पेइस, डोमिंगोस पेइस ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी दोनों, अफनासी निकितन और फरनाओ नूनीज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी दोनों घोड़े का व्यापारी था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 प्रवेश द्वारों की संख्या थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 प्रवेश द्वारों की संख्या थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था जो था वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम की अहम भूमिका थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहजहां बेगम की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहना पसंद करते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राय कहना पसंद करते थे विजयनगर के शासक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलवार संत विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामानंद के शिष्य कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी रामानंद के शिष्य थे, जैसे कि रैदास, कबीर और धन्ना एंड पीपा, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में स्थित है। और ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक में मिला है। बीजक ग्रंथ में कबीर के उपदेशों का संग्रहण मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर का मतलब महान होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और कबीर अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसका शिष्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुज का शिष्य था कबीर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानका कहा जाता है सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिलसिला क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था है सिलसिला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलसिला सूफी व्यवस्था है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब बिहार में सबसे ज़्यादा पनपी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले गया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासवन्ना वीर शैव लिंगायत के जनक थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है? तो ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये कबीर ने कहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर ने कहा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के काल में थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायजीद था रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबिया। रबिया जो थी ये महिला संत थी और ये रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौहान वंश की रानी थी मीराबाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, रामानंद को इसका श्रेय जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामानंद को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लवाचार्य को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पावन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? यानी कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कबीर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुव्वतुल इस्लाम सबसे पहली मस्जिद बनी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, खानका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफी संतों का घर है खानका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूफी संतों का घर है खानका। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंद से था। नक्शबंद से था औरंगजेब का संबंध सूफी सिलसिले से। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर का उपदेश संग्रहित है बीजक में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीर का उपदेश संग्रहित है बीजक में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु को अपना पति मानती थी अंडाल। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैष्णव को राजधर्म घोषित किया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वैष्णव को राजधर्म घोषित किया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विष्ट द्वैतवाद का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वैश्विष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल में
कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजगिरी की नगर वधु का नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शालवती राजगिरी के नगर वधु का नाम था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य ने। किसने लिखा? कौटिल्य ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तौशाली कलिंग की राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना का वासी था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्यभट्ट पटना का निवासी था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौहयुगीन नगर कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लौहयुगीन नगर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोग्जाकोई का अभिलेख। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वोग्जाकोई का अभिलेख। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत यानी कि पाटलिपुत्र आया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य के काल में भारत आया था फाहियान। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एरण अभिलेख में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन काल का वर्णन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षवर्धन शासन काल का वर्णन है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था और 319 से 320 ईस्वी के बीच में ये किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है अर्थशास्त्र में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेनसंग नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी यानी कि छात्र थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर दिखाया गया है उसके शासकों को वीणा बजाते हुए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह का रहने वाला था जीवक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्य के रूप में थी जीवक की ख्याति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर जिले में अवस्थित था अंगराज। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश से था बिंबिसार का संबंध। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजसंघ का संबंध किस वंश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहद वंश से था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वृहद वंश से था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार राज्य में स्थित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधार राज्य में स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया था सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का, यानी कि अपनी बेटी का। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में धर्म विजय का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कालिदास किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी थी मगध की प्राचीन राजधानी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश था मगध का प्राचीनतम राजवंश। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयनी ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनवाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी नदियों के संगम पर की थी, जैसे कि गंगा, सोन और पुनपुन। इन तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध महाजनपद में सबसे पहले
रथ मूसल नाम का आक्रमण जो था, आक्रमण यंत्र, इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में स्थित था ताम्रलिप्त बंदरगाह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है, यानी कि प्रशस्ति के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध में स्थित था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मगध महाजनपद में स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी से मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 78 ईस्वी से मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी पहली धातु थी जो कि विश्व में सबसे पहले खोज की गई थी, पाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि यानी कि पुरानी लिपि थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हैं एक बार। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। उसके बाद इंडिका किसकी रचना है? तो ये मेगास्थनीज की है। एक दो बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापिलुपति कहते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महापिलुपति कहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से महिला संत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी महिला संत थी, जैसे कि मीरा, आंडाल और कराईकाल, ये तीनों महिला संत थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदत्त जो था ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहदत्त। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पप्याध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था पप्याध्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य
मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में मौर्यकालीन कलिंग राजधानी स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो था वो मौर्य साम्राज्य के समाहर्ता थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में ब्राह्मदे क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि दान की प्रथा था ब्राह्मदे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंघल द्वीप में भेजा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंघल द्वीप में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश का शासक था अशोक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त के समर्थन में आकर ये बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।